एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो राजधानी लाइव में खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहाँ पर केंद्र सरकार ने छात्रों को सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन जारी दिशा निर्देशों के में केंद्र सरकार ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करें और समय पर चिकित्सक सहायता प्रदान करें। छात्रों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो, दंडता की रोकथाम हो और शारीरिक दंड में भेदभाव और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। केंद्र ने कहा कि अगर स्कूलों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उन पर भारी जुर्माने के साथ साथ उनकी मान्यता की भी समाप्ति की जा सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा स्कूल सुरक्षा और सहायता पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कहा गया है और कोर्ट ने सरकार को बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्कूलों की जवाबदेही तय करने का फैसला एक पिता की याचिका पर सुनाया था। आपको बता दें कि ये जो पिता है, इनके बच्चे की साल 2017 में गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में उसे मारा गया था और शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 1 अक्टूबर को साझा किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन या फिर प्रिंसिपल या फिर स्कूल के प्रमुख के पास स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। माता पिता यह निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहा है। निर्देश में इसी के साथ ये भी कहा गया कि जब तक बच्चा स्कूल में है उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होगी और अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करता है तो ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के खिलाफ उसका उल्लंघन होगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से केंद्र ने ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं स्कूलों के लिए, ये दिशा निर्देश है जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अभी एक सुनवाई हुई उसमें एक बच्चे के जो मौत उसके स्कूल में हुई थी, उसकी जो तमाम चीजें थी उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं। अब ये निर्देश किस तरीके के हैं ये विस्तार से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दे कि जिस तरीके से गुड़गांव के अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के अंदर एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके जो पिता हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते नजर आ रहे थे कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसके बच्चे की मौत हुई थी और उसी को संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि स्कूलों के अंदर अगर कोई भी लापरवाही होती है, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है या फिर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के अंदर चूक होती है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी कदम उठा दिया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश बना दिए गए हैं कि स्कूल प्रशासन के अंदर, यानी कि सीधे सीधे कहें, जब तक स्कूल के अंदर बच्चा मौजूद है और उसके स्कूल की बाउंड्री के अंदर है तो इसकी जिम्मेवारी भी स्कूल प्रशासन की बनती है। यानी कि अगर सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे को चोट लगती है या फिर कोई हादसा होता है या फिर कोई दिक्कतें आती है बच्चे को या कोई तबीयत खराब होती है तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो स्कूल प्रशासन की है। मगर अभी तक जो कह सकते हैं स्कूल प्रशासन था वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी परिवारों की तरफ ही डाल देते थे, क्योंकि अगर तबीयत खराब होती थी तो परिजनों को बुला लिया जाता था और परिजनों के साथ साथ बच्चे को भेज दिया जाता था। मगर यहाँ पर अब सबसे सख्ती होगी और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अब दिशा निर्देश जारी किया गया है, यहाँ तक कि कोरोना गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा और यहाँ तक कि ये कोशिश की जाएगी स्कूल प्रशासन के अंदर लगातार कोई भी लापरवाही होगी तो उसको केंद्र सरकार संज्ञान लेगा और कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जा सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से स्कूलों के अंदर कोरोना की स्थिति के अंदर स्कूल बंद थे और कई भी स्कूलों के अंदर फीस भी मांगी गई थी और तो कहीं ना कहीं लगातार अब केंद्र सरकार इसके अंदर संज्ञान लेगा और जो अगर स्कूल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है या फिर बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है, जुर्माना किया जा सकता है और यहाँ तक कि उसके प्रशासन की कह सकते हैं जो उसको परमिशन मिली हुई है सरकार से वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी की जा सकती है। मगर अब देखना होगा स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेवारी कितनी इस तरीके से निभाते हैं। जी, ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राजीव, इनके बाद स्कूलों का क्या कुछ कहना है? स्कूल प्रशासन या फिर स्कूल प्रबंधन कहीं भी किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया स्कूलों के सामने आई इस पूरे मसले पर?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी भी किसी की भी जवाबदेही नहीं सामने आई है, मगर जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी, मगर कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से कहीं न कहीं लापरवाही कई बार देखने को मिलती थी और कहीं न कहीं कई बार बच्चों को पिटाई भी की जाती थी, जिसकी वजह से डर के मारे बच्चे जो है वो अपने घरों में ही रह जाते थे और कहीं न कहीं स्कूल जाने से कटते थे। मगर यहाँ पर अब ज़िम्मेवारी सबसे ज़्यादा स्कूलों की भी बनेगी। अगर स्कूल के अंदर बच्चा मौजूद है, तो उसकी ज़िम्मेवारी, यानी कि उसकी तबीयत खराब होती है या फिर कोई हादसा होता है या उसके चोट लगती है या उसके किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो वो स्कूल प्रशासन की ज़िम्मेवारी बनेगी। जी। स्कूल प्रशासन की ज़िम्मेदारी बनेगी, लेकिन स्कूल इस पर क्या कह रहे हैं? क्या स्कूल जो तमाम स्कूल हैं दिल्ली के या फिर पूरे देश के, क्या वो वाक़ई अब ये चीज़ मान रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके बाद में आदेश जारी किया गया है केंद्र सरकार के लिए और केंद्र सरकार अब इसमें सख्ती बरतेगी, मगर अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं बनी है और लगातार स्कूल प्रशासन जो है शायद इस मामले से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, वो कहीं न कहीं सामने आएँगी और कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की अब जितनी तरीके से ज़िम्मेवारी बनेगी, फीस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्ती से काम करती हुई नज़र आएगी और केंद्र सरकार के पास अगर किसी भी स्कूल की रिपोर्ट आती है इस तरीके की, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर जुर्माना और सज़ा दोनों ही दी जा सकती है और उनका जो स्कूल की जो मान्यता है, वो भी रद्द की जा सकती है। मगर देखना होगा सरकार इस कदम को कितना जो कह सकते हैं ज़ोर से उठा सकती है और कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अंदर कितनी सख्ती बरतती है। क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं किसी भी कारण से कहें स्कूल प्रशासन की तरफ से कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिलती थी। स्कूलों के अंदर दुगनी फीस ली जाती थी और लगातार पढ़ाई के अंदर भी कहीं न कहीं लापरवाही की जाती थी। सरकारी स्कूलों के अंदर खास तौर पर लापरवाही देखने को मिलती थी, मगर अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में केंद्र सरकार किस तरीके से सख्ती से पालन कराती है स्कूलों के अंदर, वो ज़रूर देखना होगा। जी। हुँ। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके के दिशा निर्देश है, उसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी यहाँ पर माता-पिता की भी बनती है और ज़िम्मेदारी स्कूल की तो है ही। अब जिस तरीके से माता-पिता की ज़िम्मेदारी कही गई है कि सीधे तौर पर जो स्कूल है, उसमें किस तरीके से बच्चों को रखा जा रहा है, ये ज़िम्मेदारी माता-पिता को निभानी होगी। तो क्या पेरेंट्स जो हैं, वो जो तमाम अभिभावक हैं, वो इन सब चीज़ों को मान रहे हैं? और स्कूल के अंदर बच्चा स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन क्या स्कूल इस ज़िम्मेदारी को निभाने को तैयार है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करनी होगी, अगर ब बच्चों के माता-पिता के जो बच्चे हैं, वो स्कूल के अंदर जाते हैं, तो स्कूल की ज़िम्मेवारी होगी और स्कूल की चारदीवारी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है बच्चे को, तो वो स्कूल की ज़िम्मेवारी है और उसकी स्कूल की ही तरीके से देखा जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें माता-पिता की, तो उनकी तरफ से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अगर लापरवाही देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन आगे भी शिकायत कर सकता है कि व परिजनों की तरफ से ये लापरवाही है और स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से पूरे तरीके से काम कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्कूल प्रशासन की, तो उसके अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी एक कदम उठाया गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हर उस ऐप्स को परिजनों को दिया जाएगा और परिजन जो है वो ऐप्स के माध्यम से स्कूलों के अंदर उनके बच्चे किस तरीके से सुरक्षित हैं, वो देखेंगे। मगर यहाँ पर लगातार उस तरीके की लापरवाही जो देखने को मिली थी स्कूल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ऐप्स नहीं दिए गए थे परिजनों को और जो कैसे सीसीटीवी फुटेज थी वो नहीं दी जाती थी, तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी अब केंद्र सरकार सख्ती से पालन कराएगी और दिल्ली सरकार इस मुहिम को शायद दोबारा से स्टार्ट कर सकती है, अगर ये मुहिम बंद पड़ी है तो। अगर स्कूलों की तरफ से लापरवाही है, तो कहीं न कहीं उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। अब देखना होगा स्कूल इस प्रशासन से या सरकार के आदेश के बाद में कितनी सख्ती से पालन करते हैं और जो परिजनों को सीसीटीवी फुटेज या फिर पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी, वो किस तरीके से देखते हैं, अब ये ज़रूर देखना होगा। जी। हुँ। लेकिन राजीव, इसके साथ देखिए, ये तमाम दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन किस तरीके से होगा, ये सबसे अहम बात है। स्कूल अगर पालन नहीं करते हैं दिशा निर्देशों का, तो किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल प्रशासन अगर अपनी ज़िम्मेवारी से बचता है या फिर लीपापोती करता है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर कार्रवाई यही की जाएगी कि स्कूल प्रशासन की जो मान्यता है, वो रद्द की जा सकती है। प्रिंसिपल हो या फिर टीचर हो, उनके ऊपर सख्ती से जुर्माना किया जा सकता है। अगर लापरवाही कोई बड़ी है, तो उनको कहीं न कहीं सस्पेंड भी किया जा सकता है और स्कूल की जो मान्यता है, यानी कि स्कूल को सीधे-सीधे कहें तो रद्द भी किया जा सकता है। अगर स्कूल रद्द होता है, तो कहीं न कहीं सीधा-सीधा फ़र्क जो है और बच्चों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। मगर यहाँ पर स्कूल की सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि बच्चा अगर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उसकी ज़िम्मेवारी में स्कूलों की बनती है और मगर कहीं न कहीं लापरवाही जो स्कूलों की तरफ से देखने को मिलती थी, अब उसके अंदर कहीं न कहीं सख्ती से पालन होगा और कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन भी अपनी ज़िम्मेवारी समझता हुआ नज़र आएगा। जी। हुँ।
लेकिन राजीव देखिए, स्कूल प्रशासन जिम्मेदारी तो समझता नजर आएगा, लेकिन जिम्मेदारी निभाएंगे कैसे, ये सबसे अहम बात है। और जिस तरीके से स्कूलों को रद्द करने का इसमें प्रावधान दिया गया है इस अधिनियम में कि स्कूलों का जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा, मान्यता उनकी कैंसिल कर दी जाएगी। क्या मान्यता कैंसिल करने के डर से ही स्कूल इन तमाम चीजों को जो निर्देश हैं उनका पालन करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अगर सरकार किसी भी स्कूल के अंदर लापरवाही होती है और उसकी जो कहीं न कहीं शिकायत आती है, अगर बच्चा कोई शिकायत करता है स्कूल प्रशासन के अंदर, तो कहीं न कहीं उस पे भी गौर होना चाहिए। मगर स्कूलों की तरफ से लगातार कहीं न कहीं इस तरीके की शिकायतें मिलती थी कि स्कूल प्रशासन जो है बच्चों को मारता है, बच्चों को पिटाई करता है और कई बार तो बच्चों के चोटें भी लगी हैं और कहीं न कहीं फीस वृद्धि को लेकर लगातार दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स के ऊपर कि फीस एक्स्ट्रा ली जाएगी, इसके किताबों की चार्जिंग ली जाएगी, ये चीज़ ली जाएगी। मगर अब सरकार जो है वो इस चीज को संज्ञान लेगी और स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी लापरवाही या स्कूल की कोई भी शिकायत आती है पेरेंट्स द्वारा, तो उसके अंदर केंद्र सरकार सख्ती से पालन किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो स्कूल की मान्यता है उसको रद्द किया जा सकता है। टीचरों को और प्रिंसिपल के ऊपर और स्टाफ के ऊपर पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर किसी की स्कूल की मान्यता रद्द होती है तो उसका सीधा सीधा स्कूल पर भी फर्क पड़ेगा और जो बाकी बच्चे हैं उन पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। मगर केंद्र सरकार को ये चीज गौर करनी होगी, अगर किसी स्कूल की मान्यता रद्द की जाती है तो बाकी स्कूल बच्चों के लिए दूसरे स्कूलों में इंतजाम किया जाए ताकि जो मान्यता वाले जिसकी मान्यता रद्द हुई है उसके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा खराब ना हो, उनका साल भविष्य पूरा खराब ना हो, उनके दूसरे स्कूलों में दाखिला दिया जाए। जी। लेकिन राजीव देखिए, ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये वाकई काफी अहम है, क्योंकि इसमें तमाम वो चीजें रखी गई हैं दिशा निर्देशों में जो एक स्कूल के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि स्कूलों में बच्चे मादक पदार्थों का सेवन करते नजर आते हैं। और अब ये जो दिशा निर्देश है इसमें साफ तौर पर कहा गया कि स्कूलों में अगर मादक पदार्थ मिला गया तो ये भी इसी अधिनियम के तहत स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में कड़ाई होगी और बच्चे भी यहाँ पर सुधरते नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मादक पदार्थ की तो कहीं न कहीं पहले बच्चों के द्वारा कहीं न कहीं स्कूलों के अंदर मादक पदार्थ लिया जाता था और कहीं न कहीं जो स्कूल प्रशासन था वो अपनी ज़िम्मेवारी पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया करते थे कि आपका बच्चा ये कर रहा है और आप अपने बच्चे को लेके जाइए। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं लापरवाही करता था। अब कहीं न कहीं सख्ती से पालन किया जाएगा और जो कोई भी बच्चा मादक स्कूल के अंदर मादक पदार्थ इस्तेमाल करता है तो कहीं न कहीं स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और स्कूल प्रशासन अपनी कार्रवाई को कह सकते हैं अपने ऊपर सख्ती होने से बचाने के लिए स्कूल के अंदर पूरी तरीके से मॉनिटराइज करेगा और हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से निभाएं। अगर नहीं निभाई जाती है फिर देखना होगा केंद्र सरकार कितनी बड़ी सख्ती से पालन करती है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और आदेश जारी किया है, उससे देखना होगा केंद्र सरकार अब किस तरीके से स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर हो या प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो, किस तरीके का कदम उठाते हैं। ये अब केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। जी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं ये सरकारी स्कूलों के लिए तो माफ कीजिएगा प्राइवेट स्कूलों के लिए तो रखी गई है। लेकिन अगर इसी तरीके की चीजें सरकारी स्कूलों में अगर देखी गई तो क्या वाकई सरकार अपने सरकारी स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्राइवेट स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की, केंद्र सरकार के अंडर में जितने भी स्कूल आते हैं वो हैं सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल आते हैं, मगर राज्य सरकारों के अंडर में सिर्फ सरकारी स्कूल आते हैं। प्राइवेट स्कूलों को उनको मॉनिटराइज करने के लिए उनके अंडर में दिया जाता है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार कहीं न कहीं स्कूलों के अंदर लापरवाही देखने को मिलती थी, बच्चे कहीं न कहीं परेशान होते थे और कई बार तो बच्चे डर के मारे स्कूल में जाना पसंद भी नहीं करते थे। मगर यहाँ पर बात करें अगर किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी लापरवाही होती है या फिर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो केंद्र सरकार के पास अब अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी पर निगाह रखेगा और कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं दोबारा से याचिका लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट हर तरीके से केंद्र सरकार की इस कमेटी को या फिर कहें इस कार्य प्रणाली को निगाहों में रखेगा और कहीं ना कहीं हर तरीके से स्कूलों के अंदर किस तरीके से बच्चे सुरक्षित है कोरोना काल के अंदर भी और वैसे भी देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से अपने नियमों का पालन कराती है और स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेवारी किस तरीके से निभाता है और बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखता है। जी। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ही ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की कोई भी देख लिए, अगर हम देखें इन तरीके की चीज़ों को, तो अगर इस तरीके की कोई भी घटना दोबारा होती है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि स्कूल का लाइसेंस तो रद्द कर दिया जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें अभी हो रही है इन पर रोक कैसे लगाई जाएगी, ये सबसे अहम बात है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्कूल प्रशासन की, अगर कोई भी गलती होती है तो सरकार के पास अधिकार है उसकी मान्यता रद्द करने का। मगर जब बात करें जिस तरीके से अगर किसी क्लास के अंदर कोई मादक पदार्थ को इस्तेमाल करता है तो उसकी टीचर की पहले सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है और टीचर को शायद सस्पेंड भी किया जा सकता है और उसके ऊपर जुर्माना और सज़ा भी दी जा सकती हम्म। है। मगर यहाँ पर बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के ऊपर भी अधिकार बनता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से प्रिंसिपल के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर टीचर क्लास के अंदर बच्चों की कोई दिक्कतें आती है तो टीचर की जिम्मेवारी है और उसके ऊपर प्रिंसिपल की जिम्मेवारी और उसके ऊपर बोर्ड कमेटी जो होती हम्म। है जो स्कूल की, उसकी जिम्मेवारी बनती है, यानी कि चेयरमैन की जिम्मेवारी बनती है। अगर चेयरमैन की तरफ से भी कोई लापरवाही होती है तो केंद्र सरकार सीधे सीधे उसकी स्कूल की मान्यता रद्द करेगा। मगर यहाँ पर बात करें कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराने की, अगर किसी भी टीचर या स्कूल के अंदर कोई भी लापरवाही देखने को मिलती है, बच्चों को परेशानी होती है किसी भी तरीके की, तो कहीं ना कहीं टीचर और स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल और चेयरमैन सबके ऊपर कार्रवाई होती नजर आएगी और देखना होगा कार्रवाई किस तरीके से करते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही होती है तो उसके अंदर फिर जवाबदेही केंद्र सरकार की बनेगी। जी। हम्म। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में हुई घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो रुक अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लखीमपुर खीरी मामला है इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान समेत कुल 9 लोग मारे गए थे। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्षी दलों ने राज्यों की बीजेपी सरकार पर उन्हें दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे से पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। किसानों का आरोप है कि घटना में एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया जो 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को पीट कर उन्हें मार डाला, जबकि हिंसा के दौरान एक स्थानीय पत्रकार की भी जान चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की इस बेंच ने इस मामले में एक सुनवाई आज होगी। आपको बता दें कि आज इस मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हिंसा भड़की उस पर सुनवाई होगी और जो तमाम लोगों के मारे गए हैं, जो तमाम लोग जिनकी मौत हुई है उस पर इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ हो जाएगा कि किस तरीके की स्थितियां बनते नजर आएंगी। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लिया है। तो चलिए अगली खबर के रुख करते हैं। लखीमपुर घटना के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब पंजाब कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। दोनों नेताओं के समर्थन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को यानी आज लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। पंजाब कांग्रेस महासचिव परगट सिंह ने यह दावा किया है कि काफिले में शामिल वाहनों की संख्या देखकर यूपी सरकार डर जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पार्टी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों सुखविंदर डैनी, पवन गोयल और संगत सिंह गिलजिया के साथ बैठक कर रणनीति तय की। बैठक में महासचिव संगठन परगट सिंह भी मौजूद रहे और परगट सिंह ने यह दावा किया कि यूपी जाने वाले काफिलों में 10,000 वाहन शामिल होंगे और सिद्धू ने गुरुवार को लखीमपुर रवाना होने के लिए सभी मंत्रियों और पार्टी विधायकों को सुबह 10:30 बजे जीरकपुर में एकत्रित होने को कहा है। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने ट्वीट कर लखीमपुर जाने की घोषणा भी की थी।
ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से 10,000 वाहनों का काफिला सिद्धू को लेकर जाएगा लखीमपुर खीरी में, लेकिन जिस तरीके से अभी तमाम जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने मात्र 5 लोगों के डेलीगेशन को मिलने का इजाजत दी है। किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं? ये हम कल की बात करें तो कल भी यही एक सवाल उठता हुआ नजर आया था जी। कल आप कोशिश करें कि जब राहुल गांधी ने भी अपने खुद के व्हीकल से जाने की कोशिश की गई थी तो उनको जाने नहीं दिया गया था, तो वही एक चीज हाईलाइट की जा रही है। तो वही नवजोत सिंह सिद्धू का 10,000 गाड़ियों का काफिला, देखिए 10,000 की टर्म एक बहुत बड़ी टर्म है अगर हम सीधे तौर पे कंसिडर करते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में इतनी ज्यादा गाड़ियां आखिर वो लेके मूव करेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं 4 दिन का ट्रैवल होगा कि 10,000 पूरे पंजाब से लोग बुलाए जा रहे हैं। देखिए सिर्फ अकेला नवजोत सिंह सिद्धू या फिर हमारे से मंत्री नहीं जा रहे हैं, पंजाब के बाकायदा सभी अगर आप कहते हैं कार्यकर्ताओं, डेलीगेट्स और बड़ी संख्या में लोग जो भी वहां जाना चाहता है उन सबको नवजोत सिंह सिद्धू लेके जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि बाकायदा इनकी तरफ से एक कॉल दी गई थी, अगर हम कहें कि अगर प्रियंका गांधी को नहीं जल्दी रिहा किया गया तब ये खुद वहां पे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और उसके बाद अपना विरोध जताएंगे। तो भी मैं अभी खुद मैं एयरपोर्ट लाइट पॉइंट पे खड़ा हूँ, जैसे आप तो हम हाईलाइट कर पाएंगे, कुछ देर दिखा पाएंगे कि यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लग चुके हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर 3 फोटोज लगी हुई हैं, जहाँ मैं देख सकता हूँ। अभी मैं एयरपोर्ट लाइट पॉइंट पे खड़ा हूँ तो वहाँ पे आपको 3 बोर्ड अगर हम कहें सीधे तौर पे लगे हुए हैं, जिसमें कि 3 फोटोज दिखाई दे रही है। एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो खुद प्रियंका गांधी की फोटो लगी हुई है, तो वही दूसरी राहुल गांधी का, फिर फाइनल फोटो अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू की खुद की लगी हुई है। बलबीर सिद्धू का एरिया आता है अगर हम बात करें तो यहाँ से देखने 10:30 का टाइम है, बोर्ड लग चुके हैं और पुलिस बल ने भी आना शुरू कर दिया है जी। ठीक है अमित, लेकिन 10:30 बजे का समय है, लेकिन सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि आखिर किस तरीके से ये जा पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर ये तो साफ है कि मात्र 5 लोगों की, कोई भी पार्टी हो, मात्र 5 लोगों के डेलीगेशन को मिलने की इजाजत है। 10,000 वाहनों का काफिला वाकई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साफ तौर पर बात है कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की स्थितियां लागू है, तमाम चीजें लागू है सरकार द्वारा, हालांकि उन्होंने मिलने की तो इजाजत दे दी है, बावजूद इसके जब तमाम चीजें पता है उसके बाद इस तरीके का मतलब क्या हुआ? देखिए 10,000 का काफिला अब हम देख सकते हैं, हर एक एंगल को कंसिडर करना। देखिए इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखा जा सकता है, और दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर वो चाहे अगर हम कहें कि जो इस्तीफा वो नामंजूर हो गया था, पर कहीं ना कहीं उनकी अहमियत जरूर घटती हुई नजर आई थी। तो शायद इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की भी बात करें। अगर हम देखें उनका शक्ति प्रदर्शन भी आप उसे एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। मैं भी एयरपोर्ट रोड पकड़ा, मैं आपको एक बोर्ड और बैनर दिखाता हूँ, उससे शायद आपको अंदाजा हो पाएगा कि सिनेरियो क्या लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे तरह के इस तरह पे कि चलो लखीमपुर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बलबीर सिद्धू की तरफ से जो यहाँ के हैं अगर उनका साइन बोर्ड यहाँ लगे हुए आप देख सकते हैं। साथ में हर एक किसी फोटो लगे, चाहे हम बात कर लेंगे सोनिया गांधी की फोटो लगी हुई है, चाहे हरीश रावत की फोटो की हम बात करें, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की फोटो की हम बात करें, तो आप देखिए पूरे सड़क पे देखिए जो एयरपोर्ट रोड है, जो रूट इनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि इस रूट से जाना है, तो ये देखिए एक बहुत ज्यादा एक्टिव रोड है। देखिए अगर हम बोले मोहाली एयरपोर्ट के लिए भी ये सिंगल रूट जाता है, और अगर यहाँ पर 10,000 के करीब का काफिला, मैं 10,000 की भी नहीं बात करूंगा, मैं अगर यहाँ पर सिर्फ 5,000 के 4-5,000 के करीब भी गाड़ियां आती हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि पुलिस अपनी तरफ से क्या करिए। तो देखिए जहां पे अगर मैं बात करूं जीरकपुर लाइट पॉइंट्स तक हम बात करें, जहां पे जीरकपुर कनेक्शन है, वहां पे पुलिस ऑलरेडी स्टेशन हो चुकी है, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और ऑलरेडी बैरिकेड्स वगैरह सेट कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात की जा रही है। हालांकि अभी सुबह हम बात करें, अभी सुबह के 8:30 बजे तो इतना रश नहीं है, अभी कोई कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचा है। सीधे तौर पर कहेंगे अभी तो सिर्फ साइन और बोर्ड्स लगे हैं, और हम कह सकते हैं कि रूट को चेक किया जा रहा है। कल रात की बात की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि कई मसलों के ऊपर, सबसे पहला मसला जो सीधे तौर पे कहा गया था कि प्रियंका गांधी को जो अरेस्ट किया गया था उसको लेके, खैर वो चलो कल रिलीज हो गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आज उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या वहां पर जाके अपना शक्ति प्रदर्शन ही दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10,000 का काफिला देखिए, क्योंकि पहले ही पंजाब के अगर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा कई एमएलए और विधायकों के साथ वहां पर जा चुके थे, खैर उन्हें उनको नहीं मिलने दिया गया था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रोका जा रहा है। ऐसे में इतना बड़ा काफिला लेकर जाना, तो देखिए आप लगभग 3 स्टेट्स को क्रॉस करें, पूरा पंजाब क्रॉस करना होगा, उसके बाद हरियाणा क्रॉस करेंगे, और उसके बाद आप यूपी के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जाखिरा ये जाएगा, और कितने ज्यादा हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों को ट्रैवल दिक्कत परेशानी आने वाली है जी।
दिक्कत परेशानियां तो लोगों को आएंगी ही साफ तौर पर अमित, क्योंकि जो तमाम स्थितियां हैं जिस तरीके से आपने बताया कि इस रोड पर अगर 5,000 के करीब भी गाड़ियां खड़ी हो तो ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रशासन इसको किस तरीके से मैनेज करता है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? देखिए, प्रशासन की तरफ से पहले रोड्स के बैरिकेडिंग शुरू कर दिया। मैं देखिए मेन पॉइंट में जो हाईलाइट पॉइंट करना चाहूंगा, ये रूट है जिस रूट को फॉलो किया जाएगा, इस रूट से ही सारे अगर हम कहें कार्यकर्ता मूव करेंगे। स्ट्रेट रूट है, यहाँ से हम कहें कि सिंह से ईदा गुरुद्वारे से अगर ये बोलते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव रूट है, जो यहाँ से सीधा हमको एयरपोर्ट लाइट पॉइंट और यहाँ से फिर पटियाला की तरफ से जो रूट पटियाला अंबाला होके जो रूट निकलेगा, वो चीज अगर आपको दिखाना चाहता हूँ। वही सेकेंडरी रूट है ये जो हम वेलकम टू सिटी मॉल, जैसे आपको दिखाते हैं कि बन्नूर से होके यही रास्ता अगर हम कहें कि शंभू बॉर्डर की तरफ जाएगा और वहां से अगर हम कहें कि हरियाणा में एंट्री होगी, तो आप देख सकते हैं दोनों ही रूट्स हैं और दोनों ही रूट्स पे अगर हम कहें कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि साइन बोर्ड लग चुके हैं। मैं एक बार फिर से दिखाएंगे, देखिए साइन बोर्ड पूरे रूट में लगे हैं कि एग्जैक्टली ये भी क्लियर नहीं है कि किस रूट से मूवमेंट की जाएगी। देखिए पहला बोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा बोर्ड मैं आपको सामने की तरफ पॉइंट करना चाहूंगा और ये पूरा रूट जो सीधा सामने की तरफ जा रहा है कि मैं एयरपोर्ट की तरफ जो ये रूट जा रहा है, देखिए एयरपोर्ट से ये रूट जा रहा है जीरकपुर की तरफ, वहां पे पूरे रास्ते में बोर्ड्स लगे हैं। और जहाँ पे टी पॉइंट, जहाँ मैं आपको बता दूं कि जीरकपुर अगर हम कहें कि जीरकपुर मोहाली लाइट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ऑलरेडी पुलिस तैनात है और वहां पे पहले ही अपनी तरफ से तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। जी लेकिन अमित देखिए, ये जो तमाम एक सीधे तौर पर शक्ति प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है, क्या आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सिद्धू का ये शक्ति प्रदर्शन? सीधे तौर पे हम कह सकते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही आता है कि देखिए जो उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, उनकी तरफ से बात रख दी गई थी कि मैं आखिर अब कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है क्योंकि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं और मेरे लोगों के ही मसले पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, पर उसके बाद जो स्थिति है नवजोत सिंह सिद्धू को लेके काफी ज्यादा अटकलें चल रही हैं। कई बार ये भी अटकलें चली थी कुछ दिन पहले, जब कहते हैं कि जब पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी साथ में कुलजीत नागर और रवनीत बिट्टू को लेके दिल्ली हाईकमान से मिलने गए थे, जिस दिन उन्होंने अमित शाह से भी मिलना था, उस दिन ये भी बात की थी कि कांग्रेस हाईकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और पंजाब को नया, अगर हम पंजाब को उस दिन जो अटकलें चल रही थी कि नया को अपना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, तो ऐसी ये अटकलें अभी भी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपना अस्तित्व भी बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर हो रहे हैं कि अगर हम सीधे तौर पर कहें कि कैप्टन अमर सिंह को हटवाने में और जितने भी अभी पंजाब में अभी फेरबदल हुई उसके लिए वो मेन अगर हम कहें टर्निंग फैक्टर थे। ऐसे में उनकी इन्फ्लुएंस जब उनको लगता है शायद कम होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर वो एक ऐसा इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से सीधे तौर पे आप एक पॉलिटिकल स्टंट जरूर देख सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं किसानों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक तरह से इन्फ्लुएंस भी आप देख सकते हैं कि वो अपना दिखाते हुए नजर आए कि पूरे पंजाब अच्छी से बात है 10,000 अगर गाड़ियां, किसानों के लिए एक कर बहुत रहे हैं बड़ा अमित, statement। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर नियम कानून लागू है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन, तो सीधे तौर पर आप तो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। जी देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब देखिए इनकी तरफ से अनाउंस कर दिया गया है 10,000 गाड़ियां का काफिला वो लेके जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखिए 10,000 गाड़ियों का काफिला लेके जाना फीजिबली पॉसिबल है क्या नहीं है, ये भी देखिए कि जब अगर हम बात करें कि 100-500 गाड़ियां में एक साथ खड़ी हो जाए तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, और ऐसे में 10,000 गाड़ियों का काफिला मैं समझता हूँ कि पूरा रूट है करीब मैं कह सकता हूँ 5 से 6 किलोमीटर लंबा रूट पूरा तरह से ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं मोहाली का जो एक एक्टिव रूट है पूरी तरह चौक हो जाएगा, और यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी लेके जाना इतनी दूर तक, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि हम लगभग 2 स्टेट्स क्रॉस करेंगे, पंजाब और हरियाणा, और ऐसे में एक पूरा रूट कॉर्डन ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। पूरे स्टेट्स की पुलिस को एक्टिवेट करना होगा कि वो इन रूट्स पे खड़े रहें ताकि कोई और ना आए और ताकि इतनी लंबी संख्या में गाड़ियां मूव कर सके। देख सकते हैं पुलिस भी, अगर आप देखें पुलिस की गाड़ियां भी बीच बीच में गश्त लगा रही हैं, सामने जा रही है, और रूट का बार बार मुआयना किया जा रहा है कि क्या ट्रैफिक में कहाँ का बैनर है, कहाँ कहाँ लोग मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात पंजाब की करें तो जहां से नवजोत सिंह सिद्धू अब लखीमपुर जाएंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से करते नजर आएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके की स्थिति आपने दिखाई, अभी जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी गश्त पर हैं और लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाकर सिद्धू को रोकने की कोशिश की जाएगी? क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की गई है? देखिए, अभी तक हमें उम्मीद थी कि रूट डाइवर्जन की अनाउंसमेंट्स कर दी जाएंगी, पर अभी तक एज सच कोई रूट डाइवर्जन नहीं अनाउंस किया गया। वो सबसे हैरानी की बात नजर आई है। तो ये बैरिकेडिंग अभी एज सच नहीं की है। पुलिस फोर्स जरूर तैनात कर दी गई, पर वो भी अगर हम कहें जीरकपुर मोहाली लाइट पॉइंट पर, जहां से हम कहें कि कनेक्शन पॉइंट है एयरपोर्ट लाइट पॉइंट्स पे, अगर हम कहेंगे वहां पे तैनात की गई है। ऑल ओवर रूट अगर कहें पूरी तरह से एक्टिव है और आम जनता के लिए एटलीस्ट ओपन है और आम जनता इसका यूटिलाइज भी करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देख सकते हैं लगातार पीछे क्राउड मूव कर रहा है। अगर हम कहें कि देख सकते हैं कि लगातार ही मूवमेंट चल रही है और इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रोकी जा रही हैं, क्योंकि देखिए आम जनता के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव रूट है। अभी भी वर्किंग वीक है। देखिए ये भी नहीं कह सकते ये वीकेंड है या किसी दिन है कि यहाँ क्राउड कम होगा, पर नहीं, ये एक बकायदा वीकडेज में अब ये प्रदर्शन की कॉल की गई और लगातार यहाँ पे आम जनता मूव करती है। तो देखिए जीरकपुर से या फिर हम बाहर कहें कि बाहर से कोई भी पटियाला से या संगरूर से कोई भी अगर आ रहा होता है तो मेन एक्टिव रूट यही होता है। तो ऐसे में इस रूट को एक साथ नहीं बंद किया जाता, तो ये कई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसी चीज को हाईलाइट करते हुए शायद पुलिस ने अभी तक कोई नाकाबंदी नहीं की है। पुलिस फोर्स जरूर एक पॉइंट पे तैनात होगी और शायद अभी क्योंकि सुबह 8:30 बजे है, सुबह के वजह से 8:30 बजे है, तो इसलिए अभी कोई ऐसा मेजर बैरिकेडिंग नहीं की गई है। पर शायद जैसे समय नजदीक आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 9:30-10 बजे के बाद मैं देख रहा हूँ कि शायद रूट डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएंगे, कि जहां तक पर अभी मैंने नोटिस किया अभी तक कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं लगा है जी। लेकिन अगर इतना लेट, क्योंकि देखिए रूट डाइवर्जन की अगर बात करें तो एक दिन पहले ही प्रशासन द्वारा ये तमाम चीजें जारी कर दी जाती है, एडवाइजरी पूरी निकाल दी जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल मौके पर निकाली जाएगी, जिस तरीके से आपने कहा कि 10 बजे तक निकाली जा सकती है एडवाइजरी, अगर 10 बजे तक निकाली गई तो बाकी जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी देखिए, बेशक ये बिल्कुल आपने बात सही की, दिक्कत परेशानी आम जनता को बहुत ज्यादा आने वाली है। देखिए जहां पे इन्होंने 10,000 काफिले की बात की, मैं आपको बता दें कि अगर सिर्फ 1,000 के करीब गाड़ियों का भी काफिला आता है तब भी एक तरह से हम कह रहे हैं मेजर रूट जो मोहाली और जीरकपुर कनेक्ट करता है पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सिर्फ मोहाली से ही आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल ये होता है कि यही रोड एयरपोर्ट को भी जाता है और एयरपोर्ट जो 24 घंटे खुला रहता है, आपको पता है कि मेजर फ्लाइट्स होती हैं, जिन लोगों ने बाहर जाना होता है, किसी ने भी ट्रिप पे जाना होता है, एयरपोर्ट की फ्लाइट के लिए कई बार कई घंटों पहले पहुंचना पड़ता है और ऐसे में ये रूट पूरी तरह से बंद होने के लिए आम जनता के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि अभी तक मेजर स्टेप क्यों नहीं लिया गया? तो इसके कई फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम कहें कल रात तक काफी हद तक ये पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद ये जो अगर हम कहें कि जो प्रदर्शन है या हम कहें कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पे कहें तो ये निकाला, ये कहीं ना कहीं रद्द होने की संभावना थी। ये जो मेन मुद्दा रखा गया था कि प्रियंका गांधी को रिहा करने का, तो उसको लेकर ये रखा गया था, पर उसके बावजूद भी अब इस चीज को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो दोनों तरीके से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो शायद इसलिए पहले कहीं ना कहीं ये अटकलें थी कि शायद ये प्रदर्शन कैंसिल हो सकता है, पर ऐसा ये प्रदर्शन कैंसिल नहीं हुआ। पर अब पुलिस अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। रूट डाइवर्जन अभी तक नहीं लगे हैं, पर ये जरूर देखना होगा कि कब तक रूट डाइवर्जन लग जाएंगे। बिना उसके यहाँ पर जो परिस्थिति होंगी बहुत बुरी हो जाएंगी और आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा जी। बिल्कुल दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर 10,000 गाड़ियों का काफिला जाता है तो प्रशासन किस तरीके से इन चीजों को काबू करेगा और साथ ही साथ आम जनता इसे किस तरीके से देख रही है। लेकिन उससे भी अहम ये हो जाता है अमित कि आखिर ये जो काफिला है 10,000 गाड़ियों का, नियमों की उल्लंघना के बाद क्या वाकई लखीमपुर पहुंच पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। दिल्ली स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर लोकल ट्रेनों के होने के खुलासे के बाद रेलवे स्टेशन ने सुरक्षा को हाईटेक करने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत लगातार अब स्टेशनों को इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिसमें स्टेशनों पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं जो न सिर्फ हर संदिग्ध पर बेहद ही पैनी नजर रखेंगे बल्कि कंट्रोल रूम को अलर्ट भी भेजेंगे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी रेलवे लाइन पर चर्चगेट से लेकर विरार के बीच सभी स्टेशनों को इस तरह से कुल 2,700 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 450 हाई डेफिनेशन है। ये कैमरे हर स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक कैमरे को मॉनिटर करने के लिए बकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। रेल परिसर में आने वाले सभी संदिग्धों की पहचान होगी, चाहे वो कोई भी संदिग्ध हो या ना हो, उनकी पहचान की जाएगी और इसके लिए रेलवे ने पुलिस
आईबी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर उनके आरोपियों और संदिग्धों की लिस्ट और डेटाबेस भी मांगा है, जिससे उन संदिग्धों के चेहरे, आंखों से जुड़ी जानकारियां भी होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अभी दिल्ली स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था आतंकियों को, उसके बाद अब रेलवे परिसर को और ज्यादा हाईटेक करने की शुरुआत कर दी गई है, क्या कुछ सारा जानकारी? बिल्कुल मुस्कान दी, देखिए जिस तरह से 2006 में आतंकियों ने मुंबई की लोकल रेलवे को जो है निशाना बनाया था, उसके बाद से कहीं कहीं रेलवे ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट के साथ साथ यह देखा जा रहा है कि किस तरह से मुंबई की लोकल को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। इसमें इंटीग्रेटेड कैमरे से लेकर कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस तरह की जानकारी रेलवे विभाग ने दिया है। किस तरीके से हाईटेक किया जाएगा सत्यप्रकाश रेलवे स्टेशनों को? देखिए मुंबई की लोकल को लेकर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से एटीएस ने जिन आरोपियों को पकड़ा था, उसके बाद से जिन आरोपियों को मुंबई की स्पेशल सेल ने पकड़ा था, उनके पास से खुलासा हुआ है कि वह मुंबई की लोकल को निशाना बनाने वाले थे। इसी लिहाज से महाराष्ट्र और मुंबई में जो मुंबई की लोकल है, उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तमाम इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें जानकारी मिली है पश्चिमी जो रेलवे है उसके लोकल को लेकर, चाहे वो चर्च गेट से लेकर विरार तक की बात हो, वहां करीब 2700 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 450 ऐसे कैमरे होंगे जो हाई इंटीग्रेटेड होंगे, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें देख सकते हैं, जिसमें अगर कोई संदिग्ध गुजरता है तो उसकी जानकारी जो है रेलवे प्रशासन को मिलेगी, जिसमें एक बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम में घंटी बजेगी, उसके बाद से तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की व्यवस्था जो है रेलवे प्रशासन कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम स्थितियां देखने को मिल रही है, लगातार आतंकियों के निशाने पर रेलवे स्टेशन है, कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी जो है वो अब किसी बड़ी साजिश की फिराक में है, और इसीलिए रेलवे स्टेशनों को लोकल ट्रेनों के से खुलासे जो लगातार हो रहे हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को हाईटेक करने की शुरुआत यहाँ पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कर दी गई है। इसी के लिए स्टेशनों को इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिसमें स्टेशनों पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे। तो सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद क्या वाकई सुरक्षा हाईटेक हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए रेलवे प्रशासन ने ये पुख्ता बात कही है कि जिस तरह से इंटीग्रेटेड कैमरे लगाएंगे, उसके बाद आईबी से और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे संदिग्धों और तमाम बड़े आरोपियों के जो है अपराधियों को डेटा मंगाया जाएगा, उस मशीन में फिट किया जाएगा। उसके बाद से जैसे भी कोई संदिग्ध या अपराधी रेलवे स्टेशन के एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट से गुजरता है, तुरंत जो है अलार्म बजेगा उस कंट्रोल रूम में। रेलवे कंट्रोल रूम में अलार्म बजने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लिहाजन सबसे अहम बात, कोरोना काल में जिस तरह से लोग मास्क के पीछे की आड़ में भी चलते हैं, लिहाजन अगर मास्क पहन के भी संदिग्ध चलता है तो उसकी भी जानकारी जो है कंट्रोल रूम को लगेगी, कंट्रोल रूम इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। इस तरह की जानकारी जो है रेलवे प्रशासन ने दी। 450 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो संख्या वाकई बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम सरकार का है, महाराष्ट्र पुलिस का है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद क्या आम जनता को तो कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए जिस तरह से 2006 में आतंकियों ने मुंबई की लोकल को निशाना बनाना था, उस दौरान जो है करीब 35 लोगों की मौत भी हुई थी। इसको लेकर कहीं न कहीं रेलवे हमेशा से अलर्ट में रहती है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने यह बताया कि उनका निशाना जो है मुंबई की लोकल थी और मुंबई की लोकल स्टेशनों का उन्होंने रेकी भी किया था, उसके बाद से लगातार रेलवे प्रशासन मुस्तैद है और रेलवे प्रशासन पूरी तैयारी में है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। उसको लेकर मुंबई की लोकल और मुंबई के लोकल स्टेशनों को हाई इंटीग्रेटेड कैमरे द्वारा सुरक्षा की जा रही है। इसके अलावा 27 और अन्य कैमरे लगाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर इतने व्यवस्था के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें कुछ होगी, लेकिन लगातार रेलवे प्रशासन यह कर रहा है कि उसके बाद से मुंबई की लोकल ट्रेन और लोकल स्टेशनों की सुरक्षा कहीं न कहीं बेहतर हो जाएगी।
सिर्फ कैमरे ही लगाए जाएंगे सत्य प्रकाश, या फिर जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? और जिस तरीके से लगातार रेलवे स्टेशनों पर एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर किसी तरीके की चेक पोस्ट या नाकाबंदी? देखिए, मुंबई की लोकल जो स्टेशनें होती है या लोकल ट्रेन होती है, वहां पर मुंबई के जीआरपी और आरपीएफ दोनों जवान तैनात है, तो उसके अलावा सिटी पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो जाहिर तौर पर इतनी सुरक्षा बल के बावजूद लगातार इस तरह की अगर घटना होती है तो वो कहीं न कहीं संदेह वाली बात है। लेकिन अब रेलवे ने ये कमर कस ली है कि जिस तरह से आतंकियों ने ये बताया है, चुनौती दी है, उसको लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और रेलवे प्रशासन अपनी पूरी तैयारियां कहीं न कहीं करने की कोशिश में है। लेकिन सत्य प्रकाश, अपनी तैयारियां तो रेलवे प्रशासन कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से अभी आपने बताया कि तैनाती पुलिस की रहती है, जीआरपी की और मुंबई पुलिस की, लेकिन बावजूद उसके अभी हाल ही में जिस तरीके से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था रेलवे स्टेशन से, उसके वो जो तमाम चीजें रही, वो तो सीधे प्रशासन पर ही सवाल उठाती है। बिल्कुल, सिटी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में कौन आता है या जाता है। जाहिर तौर पर इस तरह की अगर चीजें होती है कि कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, अगर ये इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए जाते हैं या लगे होंगे तो जाहिर तौर पे कोई भी संदिग्ध अगर मुंबई की रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उसकी जानकारी कहीं कहीं कंट्रोल रूम को लगी। कंट्रोल रूम तो तुरंत उस पर एक्शन करेगा। इनकी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई। तैयारियां तो कर ली गई हैं सत्य प्रकाश, लेकिन तमाम चीजें जो है उसको सुधारने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि लापरवाही सबसे बड़ी है। मात्र जो सीसीटीवी वहां पर लगाए जाएंगे उनके आधार पर हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे अहम है। तो प्रशासन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? जी मुस्कान जी, देखिए, सबसे अहम बात की जो कैमरे पहले लगाए गए थे उनमें उस कैमरों में से काफी कैमरे आज भी ऐसे हैं बंद पड़े हुए, क्योंकि जब हम लोग कोई केसेस या वारदात हो जाती है उस वक्त जब पूछताछ करने जाते हैं तो जानकारी मिलती है उस स्पॉट का कैमरा बंद था, तो लिहाजा इस पे भी नजर रखनी होगी। लेकिन सिटी पुलिस और रेलवे पुलिस को भी मुस्तैद होना होगा, क्योंकि अगर संदिग्ध आके रेकी करके चला जाता है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है सुरक्षा के लिहाज से। तो जाहिर तौर पर मुस्तैद होने की जरूरत है और सिटी पुलिस के अलावा जो जीआरपी आरपीएफ की तैनाती की गई है उनको भी कहीं न कहीं अपने पोस्ट पे तैनात होने की जरूरत है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश गजब तो है ही, और मध्य प्रदेश देश का गौरव भी है। मध्य प्रदेश में गति भी है और विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही उस योजना को जमीन पर उतारना, दिन रात एक कर दिया जाता है, और ये सब जब जब देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1,71,000 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से अधिकार अभिलेख का विवरण वितरण करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन के रूप में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी के साथ उन्होंने कई अहम जानकारी भी दी। इस योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर रिकॉर्ड के रखरखाव में भी मध्य प्रदेश उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और खर्च से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो इसी खबर पर संवाददाता से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितग्राहियों को एक अभिलेख दिया है, अधिकार अभिलेख दिया है, और उसी में उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ भी काफी की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को गजब के साथ साथ देश का गौरव भी बताया है, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्य से बहुत ज्यादा खुश है। देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर बात करें तो इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो है कई बार जो है मीटिंग हो चुके हैं, जहां पर वार्तालाप हुई है और तमाम जो योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चलाई जा रही उन तमाम समीक्षा कार्यों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई बार तारीफें भी की थी। और जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी गजब तो है ही, मध्य प्रदेश जो है देश का गौरव भी है। ये सभी बातें अगर बात करें मुस्कान, तो प्रधानमंत्री ने बुधवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में 1,71,000 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से आज जो अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा रहा है उस दरमियान कही है, जहां पर उस दरमियान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो तारीफ की ही, साथ ही आज पूरे प्रदेश की तारीफ की है कि उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि एमपी काफी गजब तो है ही, और साथ ही पूरे देश का एमपी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो गौरव ही है। जी मुस्कान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ये बातें कही है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है गणेश, जब उत्तर प्रदेश जाते हैं प्रधानमंत्री तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हैं, और अब मध्य प्रदेश आकर यहाँ पर सीधे तौर पर उनके कार्यकाल जो है उसको सराहना दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है, बेशक उपचुनाव हो यहाँ मध्य प्रदेश में या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो, उनके मद्देनजर भी प्रधानमंत्री का ये जो योजनाओं का जो उन्होंने अधिकार अभिलेख वितरण किया है लोगों को, ये हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर सबसे पहले बात करें तो चूंकि अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो 5 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसमें से 2 लोकसभा सीटें हैं और 3 अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं। इन यहाँ पर जो है 5 जगहों पर चूंकि उपचुनाव होने, और यही उपचुनाव का जो डिक्लेरेशन होगा, जो जीत होगी, वो आगे के जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, उस पर भी निर्णायक साबित होंगे। चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2023 में मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर अब जो है राजनीतिक सरगमों की बात करें तो वहां पर काफी तेज हलचलें देखने को मिल रही हैं। लगातार जो है ऐसी कई घोषणाएं की जा रही हैं, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से काफी ज्यादा घोषणाएं की जा रही हैं। अभी उपचुनाव के दरमियान की अगर बात करें तो जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अगर बात करें, दरमियान की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी जैसे खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी उपचुनाव है, लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। इन तमाम लोकसभा सीटों को और विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने उसको लेकर अगर बात करें तो राजनीति काफी तेज चल रही है। और साथ ही अब इसी दरमियान अगर बात करें तो इस चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी ज्यादा तारीफें की हैं। तो निश्चित तौर पर मुस्कान, अगर साफ तौर पर बात करें तो ये जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये राजनीतिक सरगमों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते हुए नजर आए। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जो 5 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है, 2 सीटों पर लोकसभा और 3 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो क्योंकि वही उन्हीं का रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश में जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो निर्णायक साबित होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी हालांकि किस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, चुनावी तो ये देखिए सीधे तौर पर था ही, क्योंकि हम इसको चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है मध्य प्रदेश की बात कही, ये बात तो सीधे तौर पर सही है, क्योंकि हमने देखा इंदौर जहां से अभी फिलहाल तमाम स्थितियां हम देख रहे हैं, इंदौर अभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण हालांकि होने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले नंबर पर रहा है स्वास्थ्य को लेकर और स्वच्छता को लेकर। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री अपने किसी नेता की या मंत्री की, सीएम की तारीफ करते हैं तो विपक्ष सबसे पहले आकर कोई ना कोई सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले अगर बात करें जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम घोषणाएं की थी, उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कांग्रेस ने यहां तक की भी कहा था कि जो तमाम चुनाव को देखते ऐसी घोषणाएं की जा रही, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने घोषणा भी करार दे दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालांकि मध्य प्रदेश की तो तारीफ की है, साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुल मिला के अगर बात करें तो पूरा चुनाव जो है, अगर बात करें तो ये पूरा चुनाव
चुनाव मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा और इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव होने, उन चुनावों के मद्देनजर लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से तारीफें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है, उन तमाम को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो लगातार कांग्रेस तीखा हमला प्रहार कर रही है बीजेपी पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने तीखा हमला करते हुए कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की पूरी तरह से मार्केटिंग करते हुए दिख रहे हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल। और गणेश देखिए, इससे पहले कांग्रेस की अगर बात कर विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष ये बातें कह रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में मिल रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मध्य प्रदेश में सीएम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है उनकी, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष को उनकी बातों का जवाब मिल गया होगा। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें तो जहां दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी ज्यादा दौरे पूर्व में भी होते, और अगर पिछले माह की बात करें तो पिछले माह भी 2 से 3 दौरे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होते, जहां उन्होंने जेपी नड्डा जी से मुलाकात तो की थी, उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात किया था उन्होंने, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और तमाम समीक्षा कार्यों को लेकर जो है मुलाकात की थी, और मध्य प्रदेश में आगे क्या कर सकते हैं, बेहतर कार्य कर सकते हैं, उन तमाम समीक्षा कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप की गई थी। लेकिन इसके बाद जो है लगातार कई कयास निकाले जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्वीट भी किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बदलने वाला है, लेकिन हालांकि ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिला हाल फिलहाल, क्योंकि अगर बात करें तो अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर कई जगहों पर जो है लगातार जो है चेहरे बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री जो है करीब 5 राज्यों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन लगातार बीजेपी का यही कहना था कि मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, तो हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफें की गई हैं और मध्य प्रदेश की तारीफें की गई हैं और उनके तमाम विकास कार्यों की तारीफें की गई हैं, तो निश्चित तौर पर यह साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है शिवराज सिंह चौहान ही अभी हाल फिलहाल रहेंगे। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।